हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग आर के राजपूत के चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आर के राजपूत के चैप्टर नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 2 नेटवर्क थ्योरम, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन सभी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ला इकाई है। तो दोस्तों टेस्ला में के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेंगे कि टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या होता है। तो इसे हम डिनोट करते हैं बी से। इसका जो फार्मूला होता है φ/a। तो जो हमारा फ्लक्स है इसे फाइ से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है वेबर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर में आप इसको करते हैं मेजरमेंट। तो यानी आपका जो इसका मात्रक हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक टेस्ला इज इक्वल टू आपका होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेस्ला इकाई किसकी है? तो इकाई होती ही है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। ये दोनों मात्रक आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है परमिएबल पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसमें। तो दोस्तों जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में आपका परमिएबल होता है। गुड कंडक्टर फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से पास हो जाए। तो जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कंडक्टिविटी है, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबल की प्रॉपर्टी को आप कहेंगे परमिबिलिटी। ठीक है, इसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं परमिबिलिटी। हमारा अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय रेखाएं आसानी से पास हो जाए, उसे कहते हैं परमिएबल। हमारा अगला प्रश्न है लो रिटेंटिविटी वालों पदार्थों को बनाना आसान होता है। तो दोस्तों लो रिटेंटिविटी का मतलब है कि उसका टेम्पोररी मैग्नेट ही बन सकता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के लिए आपको चाहिए हाई रिटेंटिविटी, मतलब उसका मैग्नेटिज्म उसमें हाई होगा। आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा जिसे कहते हैं BH कर्व कहते हैं या हिस्टेरेसिस लूप भी कहते हैं। आइए हम ड्रा कर देते हैं उस ग्राफ को। ठीक है, ये मान लीजिए आपका H है, फील्ड इंस्टेंट हो गया, ये हो गया आपका B फ्लक्स डेंसिटी। आपने ग्राफ ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ ग्राफ होता है, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग पावर है तो आप इसे देख लीजिएगा। इसे ये टच नहीं करता है। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, मैं फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ, ऐसे होता है कुछ। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट होता है ये होता है रिटेंटिविटी। और ये जो आपका पॉइंट होता है ये कहलाता है कोरेसिव फोर्स। ठीक है, क्या होता है, कोरेसिव फोर्स। तो जिसकी रिटेंटिविटी आई होगी मतलब उसका परमानेंट मैग्नेट अच्छा बन सकता है, यानी जिसकी रिटेंटिविटी कम होगी उसका टेम्पोररी मैग्नेट बन सकता है। तो हमारा आज का हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर क्या उत्पन्न होते हैं, मूविंग चार्ज उत्पन्न होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक चुंबक आकर्षित नहीं करता है। तो दोस्तों आप कहेंगे एक चुंबक आकर्षित नहीं करता है, इट्स मीन्स उसे प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिकर्षित चुंबक किसे करता है? ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबक प्रतिकर्षित करता है। आप कहेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ होते कौन है? तो जिनकी रिलेटिव परमिबिलिटी हमारी, ठीक है, म्यू बार की वैल्यू 1 से कम है, वो होते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक कहते हैं। तो कॉपर उनकी श्रेणी में आता है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, यानी वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है, कोबाल्ट, निकेल और जो आयरन होते हैं ये सभी हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं, ये चुंबक द्वारा आकर्षित भी होते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछता भी है, कभी कभी पूछेगा ऑप्शन में कि कोबाल्ट है तो क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो कोबाल्ट, निकेल और आयरन हमारे क्या है, ये तीनों आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के श्रेणी में आते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है एल्युमिनियम और प्लेटिनम है। तो साथियों एल्युमिनियम और प्लेटिनम जो हमारे हैं ये हैं क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। तो इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो होती है स्लाइटली मोर देन 1। ठीक है, आप स्लाइटली मोर देन कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 से अधिक कह सकते हैं आप, इसकी जो होती है 1 से अधिक।
स्लाइटली, थोड़ा अधिक, यानी एक से थोड़ा सा अधिक। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है फेराइट्स हैं। तो दोस्तों फेराइट एक है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसे कहते हैं फेराइट। ये भी दो कैटेगरी में बढ़ते हैं दोस्तों। एक होते हैं मैग्नेटिक, तो दोनों होते हैं आपके, ठीक है, मैग्नेटिक आपके तो दोनों होते हैं, दोनों के अंदर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन एक होती है नॉन कंडक्टिव, एक होते हैं कंडक्टिव। तो हमारा जो फेराइट्स है ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। इट्स मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस होगा फेराइट्स का ये काफ़ी हाई होता है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस है तो परमेबिलिटी आपका लो होगा, नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक सर्किट प्रॉपर्टी रख रहा है, यानी इसकी परमेबिलिटी भी हाई होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं रखा है तो आपका रेजिस्टेंस हाई होगा, लेकिन परमेबिलिटी रख रहा है क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट प्रॉपर्टी इसका है, तो इसकी परमेबिलिटी होगी आपकी हाई होगी। तो हमारा अगला पॉइंट है हवा का रिलक्टेंस लोहा व स्टील की तुलना में होता है। तो दोस्तों हवा का जो रिलक्टेंस होता है लोहे और, ठीक है, लोहे और स्टील की तुलना में होती है, अधिक होता है। कैसे होता है आइए आपको दिखाते हैं। रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है साथियों S = होता है 1/μ L/A। म्यू हमारा क्या है, इसे कहते हैं रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी। जिस प्रकार आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में R = होता है ρL/A, उसी तरह का मैग्नेटिक होता है S = 1/μ L/A। तो 1/μ होता है रिलक्टिविटी, ठीक है, रिलक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिलक्टेंस लोहा और स्टील की होगी, क्योंकि आपका जो एयर होता है उसका होता है परमेबिलिटी आपका होता है 1, और आयरन के लिए कितना होता है 1000, ठीक, लगभग। तो जिसकी ये ज़्यादा होगा उसका क्या होगा रिलक्टेंस कम। तो जब हमारा एयर कितना है, एयर का हमारा 1 होता है यानी कम है, ठीक, तो उसका रिलक्टेंस क्या होगा हाई होगा। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हवा का रिलक्टेंस लोहा स्टील की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। यहीं से आपको मैंने बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो दोस्तों चुंबकीय बल के रेखाओं की दिशा जो होती है हमेशा होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई दो चुंबक है, तो इनकी जो दिशा होगी हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है हमारी ये होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ देगा कि रिलेटिव परमेबिलिटी, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये तीनों क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है हमारी, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये तीनों हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है संचरण लाइन के दो चालकों में विपरीत दिशाओं में समान धारा है तो उन पर लगने वाला बल होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि संचरण लाइन के दो चालक, आपने मान लिया कि एक चालक ये हो गया, ठीक, एक चालक ये हो गया, दो चालक विपरीत दिशाओं में समान धारा की बात किया है तो धारा आप I ले लेंगे। अगर विपरीत की बात करता तो हम I1 I2 ले लेते हैं, लेकिन ये विपरीत धारा नहीं, धारा एक इधर जा रहा है तो आपका एक इधर जाएगा। विपरीत की बात किया ना तो I दोनों में रहेगा लेकिन विपरीत में रहेगी, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी R। अगर लेंथ की बात करता है तो आप L ले लेंगे, नहीं बात करता है तो आप नहीं लेंगे, ठीक। तो पूछ रहा है तो उन पर लगने वाला बल क्या होता है। साथियों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F = 2 × 10⁻⁷, ठीक, I² R। आप कहेंगे I1 I2 होता है, जी I1 I2 होता है, लेकिन यहाँ पे जब सेम की बात किया है तो I² हो गया, ठीक। अगर L की बात करता तो L से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर नहीं करता है तो L का जिक्र नहीं करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा I² के समानुपाती। क्वेश्चन क्या पूछा है, उन पर लगने वाला बल होगा तो किसके समानुपाती होगा, उसके I² के समानुपाती होगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। तो हमारा अगला प्रश्न है एक पदार्थ जो एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होता है तो कहलाता है। तो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया हूँ कि चुंबक द्वारा जो प्रतिकर्षित हो रहा है, ठीक, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक या प्रतिकर्षित पदार्थ। तो हमारा जो डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होता है। इसका रिलेटिव परमेबिलिटी आपको कितना होता है, 1 से कम होता है।
दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन सारे रटवा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन मैग्नेटिक सर्किट से मिलेंगे और ज़्यादा कठिन नहीं होते, ये होते हैं इजी, लेकिन बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं इसलिए उनको यहाँ पे कठिन रहती है लगता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। अब वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को आपका प्रॉपर वे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट और सारा ये 2-4 नंबर आपके सारे एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो चुंबकीय बल रेखाएं लोहे की ओर मुड़ जाएंगी। सिंपल सी बात है दोस्त, अगर कोई मान लीजिए कोई बल रेखाएं ऐसे है, ठीक, मान लीजिए एन है, ये एस है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक, क्योंकि कर्व के रूप में ही जाता है मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे गया, लेकिन अगर आप लोहा रख देंगे बीच में, यहाँ का रखेंगे तो मान लीजिए चुंबक है, मान लीजिए कहीं लोहा रख देंगे यहाँ पे, तो हल्का सा ये इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब किसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो चुंबकीय बल रेखाएं लोहे की ओर मुड़ जाएंगी। सही बात है, वो उनसे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होती हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो लोहे की ओर मुड़ जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, आइए आपको हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ये थंब है, ठीक है, ये आपका थंब है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ड्राइंग थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा, तो आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, तो इसके अनुसार मान लीजिए थंब है, ये हमारा तर्जनी उंगली जिसे कहते हैं, तर्जनी, ठीक है, इसे तर्जनी उंगली कहते हैं, 4 फिंगर, ठीक। तो ये अगर हमारा जो चालक का फोर्स या मोशन की दिशा बता रहा है, ठीक है, मोशन या फोर्स, ठीक, तो ये जो हमारा उंगली है तीनों हमारे 90 डिग्री पे होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमारा तीनों उंगलियां होनी चाहिए, थंब, मिडिल उंगली और क्या है ये 4 फिंगर यानी तर्जनी उंगली। तो ये हमारा तर्जनी उंगली क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो हमारा जो तीसरा मध्य उंगली है क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन बताएगा कि हमारा करंट किस दिशा में, यानी अगर बल ऊपर की ओर लग रहा है, मैग्नेटिक सर्किट हमारी सीधे या जैसे भी जा रही है, तो जो तीसरी उंगली हमारी मध्य उंगली है वो जिधर की ओर होगी धारा यानी उसी की ओर बह रहा है, अरे बाहर की ओर जा रहा है अंदर, ये तो आपको सर्किट में देखना पड़ेगा कि कैसे है। अगर आपको इस प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कीजिएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं मिल पा रहा है मेरे को, ठीक है। तो अगर आपने की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करिएगा तभी मुझे पता चल पाएगा, ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि वैसे मैं डीसी मोटर में और इसको डिस्कस करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट, क्योंकि बाएं हाथ का नेम का मत किया इसने, ठीक, तो जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा वो मोटर के लिए उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए होता है और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है वो होता है जनरेटर के लिए। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड मोटर के लिए और राइट हैंड जनरेटर के लिए। हमारा अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, चुंबकीकरण बल में चुंबकीकरण की तीव्रता का अनुपात होता है। तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो के जो क्या होता है I/H। आई क्या है हमारा चुंबकीकरण बल यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, और क्या होता है H हमारा होता है चुंबकीय की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है क्यों? क्यों कितना होता है? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी लो होती है, इसीलिए इसको, अभी मैं आपको बताया ना कि जिसकी परमेबिलिटी हमारी हाई होती है यानी वो चुंबकित होगा, क्योंकि भाई S इक्वल टू में क्या होता है हमारा, अभी मैं आपको बताया ना S इक्वल टू 1/μ/L/A, यानी जिसकी परमेबिलिटी लो है तो मतलब उसका रिलक्टेंस हाई होगा। जब हाई होगा तो उसमें चुंबकीय जो हमारे फ्लक्स हैं कैसे आसानी से प्राप्त होंगे पास, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम संबंध देता है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन आपसे किया हूँ डिस्कस कि जो बाएं हाथ का नियम है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारा जो थंब है हमारा वो चालक के मोशन को बताएगा, मोशन या आपका यह कर सकते हैं फोर्स, ठीक। और जो हमारा 4 फिंगर यानी तर्जनी उंगली है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो हमारा जो मध्यिका उंगली है, मध्य उंगली है, वो हमेशा चालक में बहने वाली धारा का बताएगा।
ठीक है। तो यही आपका पूछ रहा है कि फ्लेमी के बाएं हाथ का नियम संबंध है, तो धारा से है, ठीक है, धारा से है, चुंबकीय क्षेत्र से है और बल की दिशा से है। हमारा अगला प्रश्न है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो ईएमएफ होगा। दोस्तों आइए आपको समझा दें, ये क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, यहाँ आपने एक चालक रख दिया, ठीक, इसकी लंबाई आपने एल मान लिया, ठीक है, इसकी लंबाई मान लीजिए आपने एल मान लिया, इसमें कोई धारा आई बह रही है, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होता है, उसमें फार्मूला होता है F = BIL sin थीटा। लेकिन एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, यानी अब ये बात कर रहा है कुछ ऐसे, अगर ये दोनों समांतर में हैं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हो गया 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी इनके बीच जो हमारा बल लगेगा हमारा या ईएमएफ होगा हमारा, क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा 0 होगा, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, रिलेटिव परमेबिलिटी की इकाई होती है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी की इकाई होती है हमारे दोस्तों, इसकी कोई इकाई ही नहीं होती है, ठीक है। जब ये रिलेटिव की बात कर रहा है, यानी तो एक दूसरे की तुलना कर रहा है, तो उसकी मात्रक हो ही नहीं सकती दोस्तों। मैं आपको यही क्वेश्चन उसमें बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी की बताया था, वहाँ भी इसकी मात्रक नहीं होती है और रिलेटिव परमिटिविटी में भी मात्रक इसकी नहीं होती है। अक्सर ये एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दो लंबे समानांतर चालकों पर लगने वाला बल व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपसे डिस्कस किया हूँ इसका फार्मूला कि F होता है 2 × 10⁻⁷, ठीक, I1 I2 अपॉन R। तो क्या पूछा है, दो समानांतर चालकों पर लगने वाला बल व्युत्क्रम होता है, किसके होता है, उन दोनों के बीच की दूरी, यानी चालक के बीच की दूरी के व्युत्क्रम होता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, नहीं याद के, R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल F, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसमें चुंबकत्व तुरंत उत्क्रमण हो जाता है, मतलब सोच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको बताया हूँ, BS का बताया हूँ, ठीक, तुरंत मतलब समझ रहे हैं कि अचानक उसमें परिवर्तन हो जाता है, अचानक, तो उसका जो ग्राफ होगा हमारा ऐसे बनेगा, यानी उससे पतला बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक। तो क्या पूछ रहा है, तो हो जाता है तो क्या कहलाता है, तो हाई परमेबिलिटी, ठीक, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं ना। तो जब सिंपल सी बात है, जब उसका लूप हमारा छोटा बन रहा है तो भाई क्या होगा, लो हिस्टेरेसिस लॉस होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों कि वह पदार्थ जिसमें चुंबकत्व तुरंत मतलब रैपिड अचानक परिवर्तन हो या व्युत्क्रम हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी हमारी हाई होगी, क्योंकि भाई उसमें लॉस अगर कम होगा तो उसकी परमेबिलिटी हमारी हाई होगी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ है जो चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रखता है। तो दोस्तों सॉफ्ट आयरन हमारा जो है ये चुंबकत्व को, ठीक है, स्थायी रूप से नहीं रखता है, ठीक है, ये चुंबकत्व को, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछता भी है कि किससे आपका परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकता है। कई जगह मैं एग्जामों में देखा भी हूँ कि पूछता है कि परमानेंट मैग्नेट किसका नहीं बन सकता है। दोस्तों सॉफ्ट आयरन से कभी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमोलाय का मुख्य घटक है। तो दोस्तों परमोलाय का मतलब क्या होता है, यानी जिससे परमानेंट मैग्नेट बन पाए उसे कहते हैं परमोलाय। तो परमोलाय का मुख्य घटक क्या होता है, हमारा होता है, ये मुख्य की बात किया है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट हमारा बना किससे बनता है, एल निको, आपने पढ़ा होगा एल, ठीक है, एल निको, यानी एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इन तीनों से आपका परमानेंट मैग्नेट बनता है। लेकिन ये मुख्य की बात किया है तो इन तीनों में मुख्य हमारा क्या होता है, निकेल, तो निकेल हमारा क्या होगा, मुख्य घटक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के प्रयोग से नहीं बना सकते। तो दोस्तों स्थायी चुंबक के प्रयोग से हम लोग ट्रांसफार्मर नहीं बना सकते, ये हमेशा किससे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट से बनता है। दोस्तों हमारा जो चुंबक होता है वो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये मैग्नेट है, ठीक, इसको दो कैटेगरी क्या हो गए, एक हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल, ठीक।
तो हमारा नेचर में क्या होता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटाइट, जिसे कहते हैं F3O4, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं लोड स्टोन भी कहते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है ये फिर दो पार्ट में डिपेंड होता है। कैसे? एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी। तो जो परमानेंट होता है वो होता है एल निको से बनता है, ठीक। और जो हमारा टेम्पोररी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि धारा प्रवाहित करके हम लोग जिसे मैग्नेट बनाते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। साथियों, मैं आने वाले कुछ दिनों में मैं एक व्यवस्था कर रहा हूँ जिससे आपको मैं बोर्ड पर अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि मैं इसके में समझ जाता हूँ तो मुझे जगह नहीं मिल पाता, इसे मैं अच्छे से लिख नहीं पाता, ठीक है। तो आने वाले समय में मैं कुछ अच्छा व्यवस्था कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष चुंबकशीलता होती है। तो अनुचुंबकीय मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसकी सापेक्ष चुंबकशीलता भी मैं बताया हूँ कि इसकी होती है एक से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, एक से थोड़ा सा अधिक होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डीगॉसिंग प्रक्रिया है, तो ये क्या होता है? धातु भागों का बीच चुंबककरण, मतलब समझ रहे हैं कि चुंबकत्व को कम करने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम कहते हैं डीगॉसिंग प्रक्रिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता फ्री स्पेस से कम होती है। तो दोस्तों, फ्री स्पेस की बात किया है तो यहाँ पे क्या होता है? फ्री स्पेस होता है हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी होती है उसकी 1, यानी एयर की फ्री स्पेस में कुछ नहीं है, यानी उसमें एयर है। ये एयर का क्या होता है? उसमें एक होता है। तो एक से कम किसकी होती है? डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, क्योंकि इसका एक से कम होता है। तो ये क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट नहीं आते हैं। आप एग्जाम में अगर देखेंगे आप तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन, सारे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके जरूर रिपीट होते हैं। अगर रिपीट नहीं होते हैं तो उसे घुमा के पूछता है, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे अच्छे से तो आप कहीं से भी घुमा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। दोस्तों, आप पढ़ते रहेंगे तो आपका कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। चाहे अभी आप मेहनत कर लीजिए, चाहे बाद में कर लीजिए, अभी कर लेंगे तो आपका भविष्य में आराम होगा। तो थोड़ा आप लोग पढ़ाई मन से कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसियाँ यूपी में चुनाव है, वैकेंसियाँ आनी ही आनी है। तो इसमें कई सारी वैकेंसियाँ हैं, अच्छी खासी वैकेंसी संख्या में आने वाली है, ठीक है। यूपी आर्मी वैकेंसी आपने फॉर्म भरा ही होगा, ठीक है। तो आप सारे वैकेंसियों का तैयारी करिए और ये मत सोचिए, अफवाहों में मत आइए कि वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। अरे नहीं आएंगे तो दो बने मत, 4 बने मत तो आएंगी वैकेंसी। अगर आप पढ़े रहेंगे तो ही तो वैकेंसी निकाल पाएंगे। अगर आप सोचेंगे वैकेंसी मैं आ जाऊँगा तब मैं पढ़ूँगा, तो भाई वैकेंसी आने के बाद कोई नहीं पढ़ पाता है। 1 महीने में पढ़ाई नहीं होती है, सालों की मेहनत होती है इसके पीछे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मन लगा के पढ़िए, और कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे आप बिना संकोच के कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कीजिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। नहीं दूंगा तो मैं उस टॉपिक का अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए छोटा सा जो भी टॉपिक होगा, मैं किसी दिन या तो आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से एक कमेंट में जितने क्वेश्चन होंगे मैं उसका अलग से डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि मेरा कमज़ोर है तो आप लोग रिप्लाई कीजिए कि सर उसके बारे में आप वीडियो बनाइए, मैं हमारा कमज़ोर है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कंप्यूटर आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कीजिए। लेकिन हाँ, अगर संख्या में अधिक लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तभी मैं पढ़ाऊँगा। अगर संख्या में 2-4 बच्चे होंगे तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, क्योंकि भाई हमको भी मोटिवेशन चाहिए कि बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए और हम आपके पीछे, सफलता के पीछे पूरा हाथ, मतलब कि पूरा जी जान लगा देंगे आपकी सफलता के लिए, ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हमें विश्वास है आप जरूर सपोर्ट करेंगे हमें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली प्रदर्शित करता है। दोस्तों, मैं 2-3 बार क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जो हमारा तर्जनी अंगुली होता है यानी 4 फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पदार्थ है, अभी मैं किया हूँ डिस्कस आपसे, क्या होता है ये? निकिल, आयरन, कोबाल्ट जो होता है हमारा, ये तीनों आपसे क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सामग्री में हिस्टेरेसिस हानियाँ किस पर निर्भर करती हैं? जी हाँ दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इससे भी आप एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है, हिस्टोरेटिक्स लॉस से। ईटा हो गया बी मैक्स 1.6 एफ इंटू भी क्या है यहाँ पे पहलू में, ठीक है। तो क्या पूछा है, लूप के क्षेत्रफल पे, भाई अगर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो सिंपल सी बात क्षेत्रफल पे भी करेगा, क्योंकि हमारा एरिया गुणे क्या होता है, डिस्टेंस, तो है। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल पर करेगा। जब सिंपल सी बात इस पे कर रहा है तो एरिया पे करेगा। फ्रीक्वेंसी पे कर ही रहा है, देख ही रहे हैं आप, पदार्थ पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारा कह सकते हैं यहाँ पर लूप के क्षेत्रफल पर, फ्रीक्वेंसी पर, पदार्थ पर, तीनों पर हमारा हिस्टैरिसीस कहानियाँ डिपेंड करती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फेराइड्स उप समूह है। तो फेराइड्स हमारा फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल का उप समूह है। दोस्तों जहाँ पे बताने वाला चीज़ होगा मैं वहाँ जरूर आपसे डीपली डिस्कस कर रहा हूँ। और जहाँ पे आपको सीधे, अब मैं क्या बताऊँ, फेराइड्स है तो फेरी मैग्नेटिक समूह है, तो उसमें आपको क्या बताऊँ भाई, क्या बता सकता हूँ उसमें, कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो जहाँ मुझे लग रहा है दोस्तों, मैं खुद बिना कहे आपसे सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। अगर गलती से भी कोई पॉइंट आपसे मुझसे छूट जाता है तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं अपने अगले वीडियो में उस पॉइंट को ले लूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक जो पॉइंट याद आ रहे हैं मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है गिलबर्ट इकाई है। तो हमारा जो होता है MMF होता है हमारा, उसका क्या होता है, फार्मूला होता है = NI होता है, N होता है। तो N क्या हो गया आपका, टर्न, ठीक, कितने टर्न है। I क्या हो गया, एम्पियर, यानी एम्पियर टर्न आपका जो हो गया MMF का इकाई हो गया। तो एक गिलबर्ट बराबर होता है, ये आपका नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक गिलबर्ट जो होता है वो होता है 10/4 पाई एम्पियर टर्न। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिलबर्ट इकाई है, तो गिलबर्ट इकाई आपको होती है MMF का, MMF क्या होता है, NI यानी एम्पियर टर्न होता है। एक गिलबर्ट में होता है 10/4 पाई एम्पियर टर्न, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, परमोलाय का व्युत्क्रम होता है। अभी मैं डिस्कस किया हूँ आपसे कि S = क्या होता है, 1/μ/L/A, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं रिलेक्टिविटी कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं रिलेक्टिविटी, और इसका मतलब क्या होगा, म्यू, जिसे कहते हैं परमेबिलिटी। क्वेश्चन में आपसे वही पूछा है। सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से कम होता है। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आ चुका है कम से कम, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसका क्या होता है, 1 से कम होता है, μr < 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों स्टार्टिंग में ही शुरू किया था। बस क्वेश्चन दोस्तों घुमा के राजपूत के मैं ही देखा हूँ कई सारे क्वेश्चन रिपीट करवा के, यानी आपको याद करवा देती है, ठीक है। तो आपको इससे फ़ायदा या नुकसान नहीं है, 2 बार 3 बार आ रहे हैं तो आपका रिपीट हो रहा है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घुस जाएंगी, तो कभी भूलते नहीं हैं। तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला या Wm/m²। साथियों, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप हमारे हर एक वीडियो का PDF लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पा सकते हैं। आप हमारे इस लिंक पर क्लिक करके, ये लिंक आपको ऐसे नहीं होगा, आप हमारा PDF डाउनलोड कर लेंगे, चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, चाहे हमारा लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। वैसे भी आप ऑनली स्टडी पॉइंट बिना स्पेस दिए अगर यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपका सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हमसे कोई भी क्वेरी या सजेशन, सुझाव कुछ भी आपको देना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम से PDF पा सकते हैं, चैनल से हमारे सारे वीडियो पा सकते हैं, और इस नंबर से हमारा डाउट भी होगा कुछ भी मतलब, तो हमसे आप बात संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।